आप सभी का स्वागत है। हम जानने वाले हैं आज कि आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा कैसे ले सकते हैं 2025 में। नए पैटर्न्स, नए प्रोटोकॉल्स और नए प्रोविज़न जो सभी कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसके अंतर्गत। और इसमें सभी कंट्रीज़ में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप जिन जिन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर से अगर वो शेंगन एरिया में आती है, यूके है, आयरलैंड है या फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, थोड़ा बहुत इसको जापान, कोरिया को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है सभी कंट्रीज़ के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद स्पॉन्सरशिप वीज़ा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप अपने लिए अगर वीज़ा लगाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वो सब सीख जाएंगे। प्लस अगर आपकी कोई वीज़ा कंपनी है तो उसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से वीज़ा फाइल बना पाएंगे, जिससे आपका खुद का सक्सेस रेशियो आपकी कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा। और आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी आपको वीज़ा लगाना पड़े तो तुरंत आप इस वीडियो को देख के अपनी फ़ाइल को क्रॉस चेक कर सकें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो आइए समझते हैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा का पूरा कंसेप्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पॉन्सरशिप वीज़ा वो वीज़ा जो किसी न किसी स्पॉन्सरशिप के आधार पर आपको दिया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं अभी के लिए कोई एग्जांपल लेते हैं किसी कंट्री का, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं जर्मनी का। लेट्स सी आपको इंडिया से जर्मनी जाना है और जर्मनी में कोई है जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, आपको इंडिया से जर्मनी जाना है लेकिन इंडिया में कोई है जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। और कंसेप्ट नंबर 3 भी आता है, जिसमें आपका कोई थर्ड कंट्री में रिश्तेदार रहता है, वो स्पॉन्सर कर रहा है। लेट्स अज्यूम वो इटली में रहता है, यूके में रहता है या यूएस में रहता है, और वो आपके इंटायर प्रोसेस को स्पॉन्सर करता है। ये हो जाता है कंसेप्ट नंबर 3। 99.9% एप्लीकेशन इन तीनों कंसेप्ट्स के आधार पर ही चलती है। 1% आप इसमें एक्सेप्शन भी ले सकते हैं। खास तौर से मैं उन प्रोविजंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है, या आप स्पोर्ट्स वीज़ा पे जा रहे हैं जिसमें आपका कोई स्पॉन्सर ही सारी चीज़ों का खर्चा उठा रहा होता है। वो डिफरेंट कंसेप्ट है, राइट। अगर आपका वो भी है तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे इनपुट इस वीडियो से मिल जाएंगे। हम इसमें मोर प्रिसाइसली समझेंगे उन सारी प्रोविजंस को जो एक स्पॉन्सर आपके केस में लगा के आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, या आप अपने स्पॉन्सर को समझा के उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने अप्रूवल के चांसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर वीज़ा आप समझ गए ना, एक ऐसा वीज़ा जो किसी न किसी स्पॉन्सर के बेस पे डिसाइड किया गया है, अप्लाई किया गया है, और उसी के बेस पे डिसीजन अनाउंस होता है। अब इसमें हमें चलना किस तरीके से, आइए वो समझते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने 7 स्टेप्स में कैटेगराइज किया है, जो मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 हो गया जिसमें आप कैटेगरी डिसाइड करते हैं और उसी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। यानी आप उसे लॉन्ग टर्म वीज़ा में अप्लाई करने वाले हैं या शॉर्ट टर्म में। कैटेगरी का मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप जर्मनी जा रहे हैं सिर्फ महीना, 1.5 महीना या उससे भी कम ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट टर्म कैटेगरी आपके लिए यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। और अगर आप जा रहे हैं, जिसे टाइप सी कहते हैं, और अगर आप जा रहे हैं 90 डेज़ या उससे भी ज़्यादा के लिए, 90 डेज से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। इनफैक्ट वैसे तो 180 डेज से ज़्यादा का माना जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप 90 डेज से भी ज़्यादा का स्टे करने वाले हैं, 4 मंथ 5 मंथ का आपका प्लान है स्टे करने का, तो ऐसे सिनेरियो में आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करें। दैट इज़ अ लिटिल बेटर अप्रोच, उसमें थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो टाइप सी है, टाइप डी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो वाली कैटेगरी आपको डिसाइड करनी है और फिर उसी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, वो VFS की जर्मनी की वेबसाइट में जाके आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप फ्रांस का अप्लाई करने वाले हों, हो सकता है आप कनाडा का अप्लाई करने वाले हों, यूके का, किसी भी कंट्री का अप्लाई करने वाले हों, उनकी जो भी अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम कौन सा होता है किस कंट्री का, ये इस चैनल पे कंट्री वाइज सारी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे। अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, आप उसको देखें, आप समझ जाएंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, यूके का करना है उसको समझ जाएंगे, किसी भी कंट्री का करना है आप आराम से समझ जाएंगे, राइट। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर दूसरा स्टेप आपका आएगा, गैदर सेल्फ डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन। मेरे कहने का मतलब है आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी समझेंगे। स्टेप नंबर 3 आ जाएगा, गैदर स्पॉन्सर डॉक्स, यानी स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। नंबर 4, क्रॉस चेक। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस चेक इनपुट किया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट और अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर सकें, इससे पहले आप फाइल प्रिपरेशन में जाएं। स्टेप नंबर 5, प्रिपेयर एप्लीकेशन। अब आप पूरी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, 0 से। स्टेप नंबर 6, अगेन क्रॉस चेक। अब ये सारे स्टेप को आप क्रॉस चेक करेंगे दोबारा से, यहाँ से इतना हुआ था, यहाँ से अब ये सारे होंगे। एंड स्टेप नंबर 7, सबमिशन, यानी जो आपकी अपॉइंटमेंट आपने ली थी उस डेट पे जाके अपनी पूरी एप्लीकेशन को आप सबमिट करा देंगे। अब इन सारे स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पे तो सिंपल डिसाइड कैटेगरी हमने बता दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपॉइंटमेंट ले ली। स्टेप नंबर 2, गैदर सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन। सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएंगे,
नंबर 1 पे आपका अकाउंट स्टेटमेंट जो 3 to 6 मंथ का हो, बैंक की स्टैम्प और साइन के साथ। सेकंड आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप काम करते हैं उसका कोई प्रूफ हो आपके पास। टैक्स रिटर्न हो 2 से 3 साल की, 2 की भी चलेगी, 3 की भी चलेगी। अगर शादीशुदा हैं आप तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर सिंगल हैं, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली की डिटेल्स, आईडीज़ वगैरह लगाई जा सकती है। अगर आपके बच्चे हैं, किड्स आईडीज़, तो आप यहाँ पे उनको लगा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसकी प्रूफ अटैच कर सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आ जाता है आपकी फ़्लाइट की कॉपीज़, पीएनआर कॉपीज़ जिसे कहते हैं, आपकी ट्रैवल आइटनरी हो गई, या फिर अगर आप होटल में रुकने वाले तो उसके वाउचर भी साथ में अटैच कर सकते हैं। 8th हो गया आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मस्ट है, मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, आई मीन वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कह रहा हूँ मैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव। 9th हो गया आपका वीज़ा फॉर्म, जो आपको भरना होगा बहुत ही केयरफुली। और 10th हो गया कवर लेटर, जो आपका प्रेजेंटेशन लेटर जिसे कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं ऑलरेडी, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है इसी चैनल पे, आप उसे चेकआउट कीजिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप गैदर कर लेते हैं, आपके पास अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अब आपको स्टेप नंबर 3 जाना होगा, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, इसमें आपके अकाउंट में कितना पैसा है, अगर कम पैसा है तो भी चलेगा, क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो, तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रेलेवेंट होंगे यहाँ पे। आपके भी होंगे, बट उनके अकाउंट बैलेंस को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। अगर आपका अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा कम है तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट के नहीं, इट्स ओके। आप सिंगल है, मैरिड नहीं है, इट्स ओके। यही फ़ायदा होता है स्पॉन्सरशिप वीज़ा का। जब कोई स्पॉन्सर करने के लिए विलिंग हो जाता है और उसकी खुद की प्रोफाइल अच्छी होती है, तो उसका एडवांटेज आपको भी मिलता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पॉन्सरशिप किस केस पे चलती है, हर केस में नहीं चलती है। ऐसा थोड़ी है मैं किसी भी दूसरे दोस्त का अपना दिखा दूंगा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और मुझे वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होएगा, राइट। मुझे लिंक और पर्पस बहुत ही स्ट्रांगली जस्टिफाई करना होगा, तभी वो लोग मेरे को वीज़ा देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। तो ये समझेंगे आप ये मैं क्या कह रहा हूँ। अब जानते हैं स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट हो गए आपके पासपोर्ट, जो भी उनका पासपोर्ट है, पीआर है, वीज़ा कॉपी है, यानी अगर उनके पास उस कंट्री का, जर्मनी का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगेगा, अगर उनके पास पीआर है तो पीआर लगेगी, और वीज़ा पे, कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे अगर वो गए हुए हैं तो वो वीज़ा की कॉपी लगेगी। तो हर सिनेरियो में पासपोर्ट मस्ट है। सेकंड हो गया प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, क्या वो रेंट पे रह रहे हैं या उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी ली है, उसका कोई ना कोई प्रूफ हो। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो वहाँ पे करते क्या है, कोई जॉब वगैरह करते हैं तो उसका प्रूफ लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया स्पॉन्सरशिप लेटर, यानी उस लेटर में जिसमें वो आपको स्पॉन्सरशिप डिक्लेयर कर रहे हैं। और 5th हो गया उनकी अकाउंट स्टेटमेंट, जो 1 महीने की भी हो तो भी चलेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके स्पॉन्सर के। आपके डॉक्यूमेंट पहले हो चुके थे, अब आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको ये क्रॉस चेक करना है। स्टेप नंबर 4 इज टू क्रॉस चेक, क्या आपने इसी पैटर्न में, इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, नहीं कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका प्रिपेयर एप्लीकेशन। अब आपकी वीज़ा फाइल में जो अपने सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन समझे वो, प्लस स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन, प्लस अपॉइंटमेंट लेटर, जब आपने शुरू में अपॉइंटमेंट ली थी उसका कंफर्मेशन आया होगा, जो स्टेप नंबर 1 में है, प्लस आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए, जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, प्लस आपकी फ़ोटो जो 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश की हो, जो कोई भी आपको फोटोग्राफर आराम से बता देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। दोबारा फिर से क्रॉस चेक करना है। देखिए, मैंने 2 बार क्रॉस चेकिंग इसमें डाली, स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 6 में, कि हो सकता है स्टेप नंबर 4 में जल्दी में कभी कभी हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो स्टेप नंबर 6 में हम उसको थॉरली दोबारा क्रॉस चेक करेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई होगी तो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर देंगे। स्टेप नंबर 7 हो गया सबमिशन। अब यही सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेके आप सबमिशन अपॉइंटमेंट वाले दिन में जाके अपनी पूरी फाइल जो है वो सबमिट करा देंगे। दैट्स इट। अगर आप इस प्रोविजन से चलते हैं तो आपकी वीज़ा फाइल तो बहुत स्ट्रांग बनेगी विदाउट अ डाउट। आपकी अब डिसीजन जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा इंटायरली आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कि आपका पर्पस कितना स्ट्रांग है, आपके बुलाने वाले का पर्पस कितना स्ट्रांग है, उनकी खुद की प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, स्पॉन्सर की, ट्रैवलर की प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, पर्पस कितना जस्टिफाइड है, सर्कमस्टांसेस कितने फेवरेबल है। आई नो आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर वीज़ा ही कौन लगाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से लोग डिफ़ॉल्ट काफ़ी करते हैं बाहर जब जाते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर उनको वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी काउंटरफीट हो जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोग जो है जानबूझ के डेलिब्रेट अटेम्प्ट करके डॉक्यूमेंट्स बनवा भी लेते हैं। लेकिन जब तक आप पर्पस और सर्कमस्टांसेस अपने फेवर में नहीं लेकर आएंगे, तब तक चाहे स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा डालें, चाहे सेल्फ डालें, चाहे इनविटेशन पे डालें, चाहे किसी और तरीके से डालें, तब तक वीज़ा आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको वीज़ा मिलने के परसेंटाइल बहुत अच्छे होंगे, और यही वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपने स्पॉन्सर की फाइल डालें तो मेक श्योर आप अपने स्पॉन्सर को ये बात बताएं कि एम्बेसी आपसे क्रॉस चेक कर सकती है। कुछ केसेस में
ऐसा देखा गया है कि स्पॉन्सर के पास मेल गया है या कॉल गई है। आयरिश एम्बेसी तो पूरा इंटरव्यू तक ले लेती है अपने स्पॉन्सर का, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने स्पॉन्सर को बता के रखें, वही फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी उनका डालें जो वर्किंग कंडीशन में हो। तो ये टिप भी आपको याद रखनी है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं इसके लिए तो नेचुरली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो करने के लिए अगर तैयार हैं तो खुद भी अपना वीज़ा आराम से लगा सकते हैं। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी और फ्यूचर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।